Good morning. Today is 22nd December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. आज दूसरी बार ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है पूरा का पूरा। पहली बार देखिए पूरा का पूरी जब रिकॉर्डिंग हो गई, प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत आ गई तो दोबारा से डिस्कस करते हैं। मतलब दोबारा मेरा है, आपका तो पहली ही बार है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपर वाला आर्टिकल जो है सीरिया से रिलेटेड है। ईरान, रशिया और टर्की तीनों देश एक साथ आए हैं सीरिया में विवाद को सुलझाने के लिए। और जो नीचे है ये मणिपुर के ब्लॉकेज से रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ पर जो बीच में आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये जम्मू कश्मीर का से रिलेटेड आर्टिकल है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद में किस तरह का हमारे सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस वहाँ पर है कश्मीर के अंदर में। जो ये बीच में आर्टिकल है ये भी एलोपो से रिलेटेड है, सीरिया से रिलेटेड आर्टिकल है। इसके जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे। जो मेन सीरिया के से रिलेटेड आर्टिकल है यहाँ पर साइड में है। जो ये आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मिसिंग चिल्ड्रंस के बारे में और काफ़ी इसका यूज़ है ऐसे में भी, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। और जो देखिए ये आर्टिकल है आरएसएस का आर्टिकल, यह नहीं इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में इस तरह के नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सीरिया से रिलेटेड आर्टिकल में। देखिए 2010 में आपको पता होगा एक अरब रेवोल्यूशन वहाँ पर पैदा हुआ था मिडिल ईस्ट और वहाँ के जो अरब की कंट्रीज़ हैं उनमें क्या हुआ था, एक जो ऑटोक्रेटिक कंट्री हैं या फिर टोटलिटेरियन जो रेजीम थे उनके खिलाफ में एक प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। और उसी की चपेटे में आया सीरिया का देश। सीरिया में असद के खिलाफ में भी प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। और देखिए शुरू में तो ये प्रोटेस्ट था वो जनता के द्वारा था, बाद में सीरिया में उस टाइम पर असद का रजीम था और काफ़ी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएस ये असद के खिलाफ में थे। तो इनको पता लगा कि सीरिया में जो जनता का प्रोटेस्ट है वो तो सफल नहीं होने जा रहा है सीरिया के अंदर में, यानी असद बरकरार रहेंगे सीरिया के अंदर में। तो यूएस और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को लगा कि हमें हथियार देने चाहिए, हमें कुछ सपोर्ट करना चाहिए जनता को या फिर रिबल्स को, ताकि ये जो असद है उसको वहाँ से बाहर निकालें, चाहे वो जनता का यूज करके या फिर हथियारों का यूज करके। तो हुआ क्या, धीरे धीरे वहाँ पे 2012 से जो सिविल वार हुआ उसके बाद में बढ़ता इतना बढ़ गया कि सभी देशों और आतंकवादियों ने अपनी वहाँ पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोकेशंस वहाँ पर ले ली और यू कैन से दैट अपना स्टैंड वहाँ पर ले लिया। और उसके बाद में तो देखिए तबाही इतनी ज़्यादा हुई, आप अलोपो में देख लीजिए कितनी ज़्यादा तबाही अब सीरिया के अंदर हुआ। अब थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि कौन सा देश किसके साथ लड़ रहा है। देखिए सीरिया, ईरान और हेजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है, ईरान का साथ ये देता है, ये एक साथ लड़ रहे हैं। और जो सीरिया के रिबल्स हैं यानी जो लोग असद को वहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं इनके खिलाफ में ये साथ दे रहे हैं। रशिया, ईरान और हेजबुल्ला ये सीरिया रजीम का साथ दे रहे हैं इनके खिलाफ में, रिबल्स के खिलाफ में, जिहादिस्ट के खिलाफ में। और यहाँ पे देखिए जो यूएस और ये सारे देश एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब इस्लामिक स्टेट के साथ भी लड़ रहे हैं और जो कुर्द का साथ दे रहे हैं। और जो टर्की है, टर्की देखिए दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, टर्की कुर्द के खिलाफ भी लड़ रहे हैं क्योंकि कुर्द आपको पता होगा टर्की के अंदर में कुर्द एक अलग देश की मांग वहां पर कर रहे हैं। तो इसीलिए टर्की कुर्द से यू कैन सी दैट हमेशा फाइट में रहता है टर्की। और टर्की ने पहले इस्लामिक स्टेट का साथ भी दिया। टर्की को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो इस्लामिक स्टेट है वो हमारे लिए, पहले उनको लगता था कि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कुर्द हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर कुर्द एक अलग देश बन गया, कुर्द एक अलग स्ट्रॉन्ग पावर बनती है तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सोवरेनिटी के लिए खतरा पैदा करेगा। इसीलिए टर्की ने पहले आतंकवादियों का साथ भी दिया था। तो ये देखिए लोकेशंस देख लीजिए, ये लोकेशंस हैं, हमने काफ़ी बार डिस्कस हो चुकी है, लेकिन अब आपको इसके बारे में क्वेश्चन बताना है। तो ये देख लीजिए, ये आपको बताना है ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है और ये कौन सा देश है। तो 3 लोकेशंस आपको बतानी है कमेंट्स की फॉर्म में, 1, 2, 3 पॉज करके आप इनके आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट की फॉर्म में। अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड था। पहले कौन से एफर्ट्स लगाए गए हैं पीस लाने के लिए सीरिया के अंदर में। देखिए इससे पहले रशिया और यूएस ने एफर्ट्स लगाए थे और दोनों देश सितंबर 2016 में एक सीज फायर एग्रीमेंट पर पहुंचे थे। लेकिन सीज फायर एग्रीमेंट साइन होने के कुछ ही दिनों बाद और काफ़ी शॉर्ट टाइम के बाद में जो यूएस की फोर्सेस थे उन्होंने सीरियन सोल्जर्स को मार गिराया और जो वो सीज फायर था वो एग्जिट हो गया और यू कैन से दैट बरकरार नहीं रखा गया काफ़ी लंबे समय तक। बाद में यूएस ने इस बात का रिग्रेट भी किया कि हमें वो स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। और अभी देखिए उसके बाद में एक लंबे समय से टेंशंस जो है वो बरकरार है यूएस और वाशिंगटन और मॉस्को के बीच में। तो अब उसके बाद में इसीलिए तीनों देश के सामने आए हैं। अब क्या हुआ, अब ये तीनों देश रशिया, टर्की और ईरान, ये तीनों देश अब एक साथ आए हैं सीरिया में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए। अब आने वाले शायद ये जो मंगलवार है उसको एक मॉस्को समिट होने जा रहा है। इसमें क्या होगा, देखिए ये समिट होने जा रहा है कम से कम यह शो करता है कि जो इन तीनों देशों की कमिटमेंट है वो शांति स्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपको पता होगा रशिया के एम्बेसडर की हत्या कर दी गई टर्की के अंदर में। फिर भी इन परिस्थितियों में भी अगर ये समिट होने जा रहा है तो ये यही शो करता है कि अब तीनों के तीनों ये देश हैं वो सीरियस हैं।
और रशिया और जो ईरान है इनकी तो देखिए डायरेक्ट लिवरेज है, और रशिया का जो रजीम है यानी असद का रजीम पर इनकी लिवरेज है। और टर्की है वो भी देखिए, टर्की का भी आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं वो सीरिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर भी एक अपना इन्फ्लुएंस है टर्की का। और मिलिटेंट्स जो वहाँ पर आतंकवादी या रिबल्स हैं उनको भी टर्की की हेल्प चाहिए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। इसलिए तीनों के तीनों देशों का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है सीरिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। देखिए पहले टर्की ने क्या किया, आतंकवादियों को सपोर्ट किया, इस्लामिक स्टेट को भी टर्की ने सपोर्ट किया, क्योंकि उसको ये लगता था कि इस्लामिक स्टेट लड़ रहा है असद के खिलाफ में और असद हमारा ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि असद के रजीम में ही तो कुर्द जो है वो सीरिया के अंदर फलते फूलते हैं। टर्की को यह लगता था कि जो असद हैं, जो सीरिया के शासक हैं, वो कुर्द्स को भड़का रहे हैं टर्की के खिलाफ में, और वो जो कुर्द्स हैं उनको पावर भी प्रोवाइड करते हैं। और इससे होता क्या है, इससे कुर्द उनके देश यानी टर्की में जाके एक अलग देश की मांग करते हैं जो कि टर्की के लिए खतरा है। इसीलिए तुर्की ने पहले क्या किया, इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट किया, और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, अलग अलग यू कैन से रास्ते अपनाए जो कि सीरिया में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए जो कि सीरिया में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। इसीलिए क्या हुआ, जो सीरिया है वो वार में रहा इतने दिनों तक, इतने सालों तक, 3-4 साल अब हो गए। अब रशिया की क्या अप्रोच रही? रशिया तो देखिए जब से रशिया आया है असद के रजीम में और सीरिया में आकर बमबारी कर रहा है रिबल्स के खिलाफ में, इन्होंने दो तरह की पॉलिसी अपनाई हुई है। वार के साथ में ये वार कर रहा है, वार को अवॉइड नहीं कर रहा। दूसरा ये बातचीत भी कर रहा है। पहले इन्होंने यूएस के साथ में बातचीत करी और अब ये तीनों देश एक साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रशिया है इसने दो मुआ अप्रोच अपना रखी है। उसके बाद देखते हैं तो क्या हम यह कहना सही होगा इस पूरे प्रोसेस में कि अब शांति इस्टेब्लिश हो जाएगी? सॉरी, देखिए ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि टर्की तो देखिए एकमात्र एक ऐसा देश है, और भी बहुत सारे देश हैं जिनका वहाँ पे पीस प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लेकिन नहीं है, जैसे कि सऊदी अरेबिया मान लीजिए, कतर मान लीजिए, जॉर्डन मान लीजिए। ये सभी देश जो यूएस के अलाय हैं, ये भी इनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पीस इस्टेब्लिश में, तब जाके पीस इस्टेब्लिश होगी सीरिया के अंदर में। सऊदी ने क्या किया, सऊदी अरेबिया ने लेबनान में 1989 में पीस इस्टेब्लिश करने में सहायता प्रोवाइड की। और दूसरा देखिए लेबनान की तरह जो सीरिया है वो भी एक रीजनल प्रॉब्लम है। तो इन सभी देशों को क्या करना चाहिए, जो ये जिद है, इन सभी देशों की एक जिद है कि कोई भी पीस लाने से पहले सीरिया में असद वहाँ से जाना चाहिए, असद को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, ऐसा लिखा है दूसरे आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल तो अब खत्म हो गया। जो 3-4 पॉइंट हैं वो अगले आर्टिकल के हम डिस्कस कर लेते हैं। अगले आर्टिकल वाले लिखते हैं जो दूसरे में साइड में, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको आसानी रहेगी न्यूज़पेपर पढ़ने में। यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल अभी हमने डिस्कस कर लिया, और इस आर्टिकल के जो 3-4 जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। खाली जगह तो है नहीं, ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब क्या है इस आर्टिकल में, ये क्या कहते हैं, इसका आर्टिकल में ये कहते हैं कि जो एलोपो था ये अपनी तरह का एक पहला सिटी था जहां पे रिबल्स ने कब्जा किया था। शुरू में जो रिबल्स थे जिन्होंने अलोपो सिटी पे कब्जा किया था वो एक मॉडरेट रिबल्स थे बाद में इसका जो जगह ले ली वो जो दूसरे तरह के रिबल्स थे, अल कायदा सपोर्टेड जैसे अल नुसरा, इन्होंने ले ली। और अभी सीरिया वार के 4 साल स्टार्ट होने के बाद में जो असद हैं वो अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं, यानी 85% ऑलमोस्ट अलोपो पर अब असद का कब्जा हो चुका है, यानी सीरिया का कब्जा हो चुका है। यानी असद जब से वार स्टार्ट हुआ है उसके बाद में अपने पीक पर एरिया पर हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि देखिए जो ये जिद है दूसरे देशों की, जो ये जिद है कि असद वहाँ से जाना चाहिए, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया, वो जिद सही नहीं है, क्योंकि असद ही एक ऐसे आदमी हैं जो अभी फिलहाल सीरिया के सिनेरियो में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर असद वहाँ से चले गए तो क्या होगा असद वहाँ से चले गए तो देखिए, एक सेकेंड पानी पी रहा हूँ, एक सेकेंड आज 1 घंटा बोल लिया, गला सूख गया थोड़ा। तो क्या है देखिए जो अगर असद, उनको यूं लगता है कि असद इसीलिए वहां पे रहना चाहिए क्योंकि असद जब तक वहां पे रहेंगे तो स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं सीरिया के अंदर में। अगर असद वहां से चले गए तो इराक की तरह, अफगानिस्तान की तरह एक तरह से इनस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी वहां पर। तो आगे चलते हैं। इसके देखिए कोई खास क्वेश्चन तो इस पर बनता नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेंगे कि सीरिया की पॉलिटिकल साइंस के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। कोई भी देशों के रिलेशन समझने हो तो सीरिया की प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, तो इसलिए हमने आर्टिकल डिस्कस किया। अब जो अगला आर्टिकल है
अगला जो आर्टिकल है देखिए, पहले उसकी यूटिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है, मणिपुर से रिलेटेड ये आर्टिकल है, मणिपुर में जो ब्लॉकेड है। स्टेट फेडरलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस के लिए जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यानी अब देखिए जो यूटिलिटी है वो आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरह क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट इकोनॉमिक ब्लॉकेड इन मणिपुर, व्हाई देयर इज अ फ्रीक्वेंट ब्लॉकेड्स इन द स्टेट, डिस्कस विद इलस्ट्रेशन। तो ये डिस्कस करना है हमको, तो देख लेते हैं। यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। एक सेकेंड, यहाँ से तो देखिए कंटेक्स्ट क्या इस आर्टिकल का। यूनाइटेड नागा काउंसिल ने इस तरह से क्या किया है, तो ये यूनाइटेड नागा काउंसिल ने जो है वो वहां पे एक ब्लॉकेड स्टैब्लिश किया हुआ है मणिपुर के अंदर में। क्यों इन्होंने जो ये ब्लॉकेड स्टैब्लिश किया वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्लॉकेड से क्या है, पूरी की पूरा वहां पे जो जनजीवन है वो प्रभावित हो चुका है और इकोनॉमिक जो जरूरी वस्तुएं हैं वहां के स्टेट के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इससे पहले भी 2011 में इसी तरह का ब्लॉकेड वहां पे लगाया गया था कुकी के द्वारा में। कुकी देखिए, मैं आपको 3 यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन से ग्रुप हैं, नाम आएंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मणिपुर में मेनली 3 ग्रुप्स हैं, वैसे तो काफी ट्राइब्स हैं, 3 मेन है। कुकी लोग हिल में रहते हैं, मणिपुर के 2 एरिया में डिवाइडेड है मणिपुर, एक प्लेन एरिया है, एक हिल एरिया है। तो कुकी लोग हिल एरिया में रहते हैं। उसके अलावा वहां पे नागा भी हैं, वहां पे नागा है। इसके अलावा वहां पे देखिए मैत्री हैं। तो 3 ग्रुप वहां पे मेनली हैं, एक कुकी, दूसरा नागा और तीसरा मैत्री। जो मैत्री लोग हैं वो प्लेन एरिया में रहते हैं, और प्लेन एरिया में रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे क्रंच है, और क्योंकि काफ़ी तरह से माइग्रेशन यहाँ पर होता है प्लेन एरिया में, मैत्री। और दूसरा देखिए जो कुकी हैं ये हिल एरिया में रहते हैं, और हिल एरिया में क्या है, इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट जो है वो कुकी एरिया में है, और इन तीनों जो ग्रुप्स के बीच में एक तरह से रिसोर्सेज के लिए लड़ाई सी रहती है। यहाँ पे मैप में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल हाईवे 37 है, यहाँ पर जो ब्लॉकेड लगाया गया है देखिए, और ये मणिपुर की लोकेशन कल हमने मैप में डिस्कस भी किया था। ऊपर नागालैंड है, साइड में असम है वेस्ट की साइड में, और जो ईस्ट की साइड में है यहाँ पर म्यांमार आ जाता है, नीचे है मिजोरम है, और त्रिपुरा से इसकी सीमा नहीं मिलती। तो अब देखिए नागालैंड, इससे ऊपर जो है नागालैंड है। जो नागा लोग हैं वो मणिपुर में भी हैं, नागा अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। तो नागा जो लोग हैं एक अलग से ग्रेटर नागालैंड स्टेट की मांग कर रहे हैं इंडिया के अंदर में ही। वो बात अलग है कि कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं, देखिए NSCN, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो NSCN इसाक, एक महुआ ग्रुप, एक इसाक ग्रुप, एक महुआ ग्रुप, और NSCN एक ग्रुप है खापलांग। जो खापलांग है वो तो अलग देश की मांग कर रहे हैं, नागालैंड को अलग से देश बनाया जाए, और जिन्होंने हमारे मणिपुर में हमारे सेना के जो जवान शहीद हुए थे वहां पर इन्होंने हमला करवाया था। और जो ये है इसाक और महुआ, ये ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं और एक ग्रेटर नागालैंड स्टेट की मांग कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ है, अब आपको कंटेक्स्ट अच्छे से समझ में आएगा इसका। यहां पे देखते हैं हम अभी क्यों ब्लॉकेड लगाए गए हैं। अभी देखिए आने वाले टाइम में मणिपुर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन होने वाले तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग से जो अभी फिलहाल के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको काट के नए 7 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए। और ये जो कुकी लोगों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने के लिए, उसको पूरा कर दिया गया, क्योंकि इनको लगता है कि वोट मिलेंगे। तो हुआ क्या इससे, देखिए इससे जो नागा लोग हैं वो नाराज हो गए। नागा लोगों को ये लगता है कि आपने नागा डोमिनेटेड एरिया को काट दिया, यानी अब नागा को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल कर दिया गया, जो पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट में शामिल थे। इसीलिए नागा नाराज हो गए और उन्होंने ये ब्लॉकेड किया है। देखिए जो रेजिडेंट्स हैं वो तो यहाँ के खुश हैं, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जो यूएनसी यूनाइटेड नागा काउंसिल है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जो सेंटर, उन्होंने कहा कि देखिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसका ये उल्लंघन है साफ साफ। अब कुछ ये फैक्ट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 2011 में भी ये ब्लॉकेड हुआ था इस तरह का, और जो वहाँ पे उस टाइम पे देखिए मैत्री डोमिनेटेड एरिया है वो, उसका वायलेंस होता है हिल में भी और वैली में भी, क्योंकि रिसोर्सेज का वहाँ पे क्रंच है। तो जो ये लोग कहते हैं मैत्री जो प्लेन एरियाज में, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो इनर लाइन परमिट है नहीं, और आपके हिल्स में इनर लाइन परमिट है, यानी जो भी माइग्रेशन होता है वो हमारे यहाँ पर होता है। और ये सारा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। और सेंट्रल ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी हैं इस ब्लॉकेड को सुलझाने के लिए, लेकिन अभी भी नेशनल हाईवे पर ब्लॉकेड नहीं खुल पाया है, जो कि अपने आप में एक पजलिंग है, यानी कंफ्यूजिंग है, क्यों अभी तक ब्लॉकेड नहीं खुल पाया है। तो सजेशंस क्या क्या हैं, सजेशन तो ये है, देखिए जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस है, यानी ब्लॉकेड्स के थ्रू अपना पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना, कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और ये साइनिकल प्लॉय है।
और इससे जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो भी पोलराइज होते हैं। अब जैसे नागा ग्रुप्स को डिवाइड किया गया, उसके कारण ये ब्लॉकेड लगा, तो सारे के सारा नागा अपने आप में पोलराइज हो जाएंगे और कुकी पोलराइज हो जाएंगे, मैत्री पोलराइज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये ब्लॉकेड की राजनीति है, ब्लॉकेड का जो सोल्यूशन निकालने की कोशिश है, इससे तो पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ता है डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में। तो सोल्यूशन यही निकलता है कि डायलॉग स्टैब्लिश होना चाहिए और सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में, और एक जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ब्लॉकेड्स के खिलाफ में। कम से कम देखिए, स्टेक होल्डर्स तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन बिल्कुल जीरो टॉलरेंस ब्लॉकेड्स के खिलाफ में। लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करना चाहिए, यह इसका सोल्यूशन है। तो ये अगला आर्टिकल है, उसकी यूटिलिटी देख लेते हैं हम। ध्यान से सुनिएगा, ये जो यूटिलिटी है अगले इस आर्टिकल की है जो हमें अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कश्मीर से रिलेटेड ये आर्टिकल है, पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंटरनल सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग पाकिस्तान के साथ में। पेपर 3 के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस के रिगार्डिंग भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह का कि कंसिस्टेंट अटैक्स ऑन द इंडियन फोर्सेस आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक्स हैव क्रिएटेड ग्रेव सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया, कमेंट। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद में जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंप्लीकेशंस पैदा हुई हैं कश्मीर के अंदर में, उसको डिस्कस कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है ये। गला ज़्यादा ही सूख गया। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो देखिए हुए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, यूरी अटैक में हमारे 17 सेना के जवान शहीद हुए। इसका करारा जवाब देते हुए हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान के अंदर में। तो उसके बाद देखिए सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद की सिचुएशन अब इस आर्टिकल में डिस्कस की जा रही है। यूरी अटैक के बाद में क्या हुआ, देखिए यूरी अटैक के बाद में क्या हुआ, ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि यूरी अटैक के बाद में जो विक्ट्री डिक्लेयर करी गवर्नमेंट ने, वो विक्ट्री जो है वो शॉर्ट लाइव्ड है, यानी कुछ ही समय के लिए की थी। अब उस विक्ट्री का एक हैवी प्राइस यानी भारी भरकम रकम हमें उस विक्ट्री की चुकानी पड़ रही है। और आर्मी ने भी देखिए, वांगी पाकिस्तान आर्मी ने तो उस जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की उसको मानने से भी इंकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अपने ढंग से इसका जवाब दे रही है। और जो हमारे इंडियन आर्मी की फोर्सेस है उस पर अटैक बढ़ते ही जा रहे हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से 60 सेना के जवान हमारे शहीद हो गए हैं जो हमारे फोर्सेस पर अटैक हो रहे हैं। दूसरा जो बॉर्डर पर सीजफायर का वायलेशंस है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए हमारे जो इंडियन आर्मी था उसका क्या व्यू है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। हमने क्या कहा शुरू में, हमारी आर्मी ने कहा कि जो हमने स्ट्राइक किए वो एक लिमिटेड और केयरफुली कैलिब्रेटेड थे, और हमने इस सर्जिकल स्ट्राइक्स में पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उसको टारगेट नहीं किया। और हमने जो पाकिस्तान के डीजीएमओ है उसको फ़ोन करके बताया भी कि हमारी क्या इंटेंशंस हैं जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं उसके प्रति में। और डीजीएमओ ने यह कहा कि हमने सिर्फ लॉन्चिंग पैड्स को टारगेट किया है, हमने पाकिस्तान के किसी भी इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है। और पाकिस्तान आर्मी का क्या पर्सपेक्टिव रहा इस सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में, देखिए जो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए ये पाकिस्तान के लिए सरप्राइज नहीं थे। क्यों? क्योंकि देखिए जब से हमारे यूरी अटैक हुए और हमारे देश में 17 हमारे सेना के जवान शहीद हुए, तो पूरे देश में माहौल ऐसा था, तमाम तरह की बातचीत निकलकर सामने आ रही थी, मीडिया सेक्शंस में भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका अंदेशा था, पाकिस्तान को इसका आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ इंडिया ऐसा कदम जरूर उठाएगा। हालांकि देखिए जो सर्जिकल स्ट्राइक्स था एक नेगेटिव रेपुटेशन लेकर आए पाकिस्तान आर्मी के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान की जो देखिए आर्मी थे रसिस्ट नहीं किया इसके प्रति। क्यों रसिस्ट नहीं किया? तो इस आर्टिकल में यह लिखा गया कि पाकिस्तान ने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स के प्रति रेसिस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान की साफ साफ कॉम्प्लिसिटी थी, सहभागीदारिता थी यूरी अटैक को करवाने में। तो पाकिस्तान को यह लगता था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अपना गुस्सा निकालने देना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हो जाएगी इससे, इसीलिए उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ। तो क्या हम अब इस तरह के अटैक्स कर सकते हैं दोबारा फ्यूचर में भी? तो देखिए यह तो इस बात पर निर्भर करता है, जैसा यूरी अटैक करवाने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का योगदान था, वैसे ही अगर कल को किसी अटैक को करवाने में पाकिस्तान आर्मी का योगदान है और फिर उस बात का जवाब देने के लिए हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो दोबारा से हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो रिएक्ट ना करें तो हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी रिएक्ट ना करें लेकिन देखिए अगर पाकिस्तान की अगर वहाँ पे अटैक करवाने में यानी इंडिया के अंदर अटैक करवाने में पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और फिर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, तो पाकिस्तान की आर्मी डेफिनेटली उसको रिटेलिएट करेगी। लेकिन देखिए जो ये कंसेप्ट है इसको समझने में एक दिक्कत है। क्या? क्योंकि देखिए यह तो कह पाना मुश्किल है कि कितना योगदान पाकिस्तान की आर्मी का रहेगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत सपोर्ट दियो, हो सकता है कि पूरी सपोर्ट दियो, ज़्यादा सपोर्ट दियो, मीडियम सपोर्ट दियो। तो ये तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन हो गया ना कि अगर पाकिस्तान की आर्मी का योगदान है कि नहीं है, कितना योगदान है क्या नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा जो लोकल कमांडर्स हैं, अब देख लीजिए कल को ये मान लीजिए ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, यहाँ पे इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान ने अटैक करवाया हमारे इंडिया के अंदर में, तो अब क्या है,
अब पाकिस्तान के बड़ी जो कमांडर्स हैं ऊपर के लोग, उन्होंने तो यह डिसाइड कर रखा है कि जबकि ये अटैक हमने करवाया तो अगर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर में तो हमें इसको जवाब नहीं देंगे। लेकिन उन लोगों का क्या, अगर इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसती हैं तो पाकिस्तान के जो लोकल कमांडर हैं यानी जो बॉर्डर के आसपास तैनात हैं, उनका क्या पता वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर वो अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं तो टेंशन फिर से बढ़ जाएंगी। दूसरा जो हमारी इंडियन साइड है, हमारी इंडियन साइड तो देखिए हमेशा एग्जेजरेट करके बताती है सिचुएशन को और हमेशा सक्सेस के रूप में बताती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट, ये आर्टिकल में लिखने वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बताया जिससे सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर होती है। अब देखिए दो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में भी साफ साफ एक वर्टिकल एस्केलेशन नहीं हुआ, यानी वार जैसी स्थिति तो पैदा हुई लेकिन फिर भी वार नहीं हुआ। और जबकि देखिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए दोनों जो देश हैं वो अपने आप तरीके से जो इस स्ट्रेस को और ये डायनामिक्स है वार के उसको डिस्ट्रेस कर पाने में सफल हो पाए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, ऐसा कहना गलत होगा। इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट पाकिस्तान डिडंट रिटालिएट आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक्स। पाकिस्तान हैज बीन रिटालिएटिंग एंड पाकिस्तान हैज बीन रिटालिएटिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टर्म्स। इट हैज स्टार्टेड ए लो की अफेयर, लो की वार अगेंस्ट द इंडिया। कैसे वो देखते हैं। अब पाकिस्तान एक लो अफेयर वार छेड़ा हुआ है इंडिया के खिलाफ में और पाकिस्तान जो रिटालिएट कर रहा है अपने ही तरीके से रिटालिएट कर रहा है। देखिए यहां से जो लो कॉस्ट रिस्पॉन्स पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है पाकिस्तान ने सोचा कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक्स का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक्स की फॉर्म में देना एक स्मार्टनेस नहीं होगी, तो पाकिस्तान ने उस सर्जिकल स्ट्राइक्स को एक्नॉलेज करने से ही इनकार कर दिया। अब जिस चीज़ को आप एक्नॉलेज ही नहीं करते तो उस पर रिएक्शंस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अब क्या किया, अपने टाइम से वार छेड़े हुए हमारे खिलाफ में। पाकिस्तान एक तो बॉर्डर पर जो सीज फायर का उल्लंघन बार बार कर रहा है, दूसरा जो पाकिस्तान क्या कर रहा है हमारे फोर्सेस के खिलाफ में अलकायदा तो नहीं, जो लश्कर तोयबा और जो जैसे मोहम्मद है इन ग्रुप्स का यूज करते हुए हमारे फोर्सेस पर हमला करवाता है। इस तरह से पाकिस्तान ने वार छेड़ा हुआ है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है इस अटैक्स के बाद में और सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद में देखिए हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कहती है कि जो पाकिस्तान की आर्मी की नॉन रिटेलिएशन है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो तो शुरू में तो खुश हो गई। उनको तो देखिए ऐसा लगता था कि पाकिस्तान हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर दिया और पाकिस्तान ने इसका जवाब भी नहीं दिया। शुरू में तो वो खुश हो गए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरह से डर गए। लेकिन बाद में उनको यह लगा कि पाकिस्तान जो ये लो कॉस्ट वार छेड़े हुआ है उससे तो हमारी कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि जो LOC और IB है, इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब IB, और जो ये है एक न्यू बैटल फील्ड की तरफ उभर कर आ रहा है और जो हमारे कश्मीर के अंदर भी एक इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो पॉइंट आगे आएगा और एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई है और वो आगे भी रहेगी फ्यूचर में भी। ऐसी बात अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी मानने लगी है। तो कितना स्ट्रॉन्ग ये देखिए जो पाकिस्तान का लो कॉस्ट वार है वो देखिए। बॉर्डर पे जो हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं वो एक स्लो किलर के रूप में है और हमारे तो जवान शहीद होते हैं जो कि अमूल्य है, उनकी जानें प्रीशियस हैं बहुत ज़्यादा और जो किसी भी रूप में नहीं तोली जा सकती। लेकिन पाकिस्तान का तो सिर्फ पैसा जाता है। और देखिए पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान कश्मीर में भी इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी सख्ते में है, क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट फिलहाल की NDA गवर्नमेंट की पहचान ही इसी से है कि वो करारा जवाब देते हैं हर पाकिस्तान के मूव का। लेकिन पाकिस्तान के जो ये लो कॉस्ट वार छेड़े हुए है इसका कोई भी सोल्यूशन अभी तक हमारी गवर्नमेंट निकाल पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, ऐसा लिखते हैं आर्टिकल लिखने वाले। दूसरा जैसे इस प्रॉब्लम की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। देखिए जो दिन प्रतिदिन है वहाँ पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी डेटोरेट होती जा रही है और हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और काफ़ी गंभीर समस्या ये है हमारे लिए। और जो लाइव्स और लाइवलीहुड्स है बॉर्डर के जो साथ लगते गांव हैं उनका भी लॉस हो रहा है। यानी जो जब भी देखिए बॉर्डर का सीज फायर वायलेशंस हो वहाँ पे बॉर्डर के नज़दीक होते हैं तो इससे क्या होता है जो बॉर्डर के जो साथ नज़दीक गाँव के लोग हैं उनको छोड़ के जाना पड़ता है और वहाँ के अपनी रोजी रोटी को छोड़ के और अपने गाँव को छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए उनका प्रभावित होता है जनजीवन। आगे का जो आर्टिकल है देखिए वो है मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड। देखिए जो पिछले का आर्टिकल था ना, अब जो पिछला आर्टिकल इसका कोई खास इन्होंने सॉल्यूशन भी नहीं दिया, ना इन्होंने कोई कंक्लूजन दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये पर्टिकुलर जो JNU के जो हैप्पी मोहन जैकब है इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और ये आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं और यू कैन से दैट एक जब कोई दूसरे बंदे आर्टिकल लिखते हैं जैसे कोई प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो, ये आर्टिकल जब लिखते हैं एक बढ़िया ढंग से आर्टिकल लिखते हैं, बैलेंस ढंग से, पहले प्रॉब्लम्स बताते हैं फिर सॉल्यूशन बताते हैं। लेकिन जब भी कोई मैं ये नहीं बात कर रहा कि जो JNU से प्रभावित लोग हैं, कोई भी लोग कोई भी आइडियोलॉजी से प्रभावित जब कोई बात करता है वो सिर्फ एक लाइन में बात करता है, इसलिए इसका कोई खास सोल्यूशन इन्होंने लिखा नहीं है।
अगला जो आर्टिकल है वो देखिए वो मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड है और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के सोसाइटी में जो टॉपिक है उसके लिए भी, ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम के लिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन से वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर और मेंस के लिए कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि मिसिंग चिल्ड्रन जो इंडिया में है इनकी हेडलाइंस आती है बार बार सॉरी आज बार बार खांसी आ रही है तो केजरीवाल की तरह हो गई, और क्योंकि गला सूख गया आज बिल्कुल ही तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं इंडिया के अंदर में फ्रीक्वेंट हेडलाइंस बनाते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल दैट इवन आफ्टर द गवर्नमेंट मेड सो मैनी एफर्ट्स, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जो ये गुम हुए बच्चों की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, फिर भी वो फैक्टर्स हैं वो सफल नहीं हो पाए, क्या इसके रीजंस हैं और कैसे इनका सोल्यूशंस हैं। तो अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं। मिसिंग चिल्ड्रन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है और क्या कंटेस्ट है, क्या फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। मदुराई ब्रांच जो कि एक मद्रास हाई कोर्ट की एक ब्रांच है तमिलनाडु के अंदर में, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि जो आप यू कैन से ढीला ढाला रवैया अपना रहे हैं मिसिंग यानी गुम हुए बच्चों को ट्रेस करने के लिए, और जी देखिए ये जो मिसिंग चिल्ड्रन की प्रॉब्लम है वो सिर्फ तमिलनाडु से रिलेटेड नहीं है, एक नेशनल प्रॉब्लम है। और एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर साल 60,000 बच्चे हमारे देश में गुम हो जाते हैं, और पिछले साल का डाटा अगर माने तो देखिए 2,953 यानी 2,953 जो चिल्ड्रंस हैं वो गुम हो गए अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर में। और सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या तो हमारी गुम हुई बच्चियों के बारे में है। बच्चियों का अपहरण कर उनको वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। ये अपने तरह की एक गंभीर समस्या है और इनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है। उसके बाद में देखिए क्या आता है, उसके बाद में आता है जो ऑनलाइन वेबसाइट का पॉइंट है यहाँ पे हमारे जो देखिए बचपन बचाओ आंदोलन है जो कि क्लास सत्यार्थी जिनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दीजिए कि वो एक वेबसाइट इस्टेब्लिश करें ताकि सारा का सारा डेटा ऑनलाइन रहे इसके बारे में, गुम हुए बच्चों के बारे में, ताकि आसानी से इन पर रिसर्च की जा सके और उसी तरह के एक्शन लिया जा सके। तो उसी को परस्यू करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट इस्टेब्लिश करी trackthemissingchildren.gov.in। तो उससे क्या है वो एक डेटा रखेगी पूरा प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर में कि कितने बच्चे गुम हुए, कितने मिल गए हर एक स्टेट के अंदर में। दूसरा जो एक पोर्टल इस्टेब्लिश हुआ, ये तो पिछले साल के करंट अफेयर में भी था 2015 में, इसका नाम है khoyapaaya.gov.in। इस पर देखिए आप भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो अगर आपको किसी बच्चे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो। और इशू क्या है, देखिए इशू है अवेयरनेस का कि आपने देखिए पोर्टल तो चला दिए लेकिन जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है और जो मैन पावर है वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो तरीका ये अपनाते हैं, देखिए इनफॉर्मल तरीका अपनाते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी कोई बच्चे के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर ढूंढनी होती है, ये फेसबुक पर अपडेट करते हैं। सोशल मीडिया की सहायता लेना बहुत जरूरी है और आज के टाइम में यू कैन से दैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर अपडेट होने से बच्चे नहीं मिलेंगे, आपको अपने लेवल पर भी इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, यह बहुत जरूरी है। आगे क्या आता है, देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या एंगल है बच्चों के गुम होने में, यह बहुत बड़ा एक एंगल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा रीजन है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो भी यही बात कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो दिन प्रतिदिन हर साल बढ़ती ही जा रही है और साफ साफ इसके लिंक्स हैं बच्चों के गुम होने में ट्रैफिकिंग का। 2013 और 2014 के बीच में 67,000 जो चिल्ड्रंस हैं वो हमारे गुम हो गए और उसमें से 45% यानी 67,000 में से 45% है उनको वो क्या थे, वो जो है जो वेश्यावृत्ति के ट्रैफिकिंग हुई उसके विक्टिम थे। और दूसरे कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं, फोर्स्ड मैरिज यानी धक्के से चाइल्ड मैरिज कर देना या फिर चाइल्ड लेबर। आपने देखा होगा छोटे ढाबों पर चाय की दुकान पर छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ट्रैफिकिंग की हुई हो। तो जब भी आपको लगता है कि देखिए 14 साल से कम के बच्चे या फिर अब तो एक नए बिल के अनुसार 18 साल से नीचे भी जो हैजार्डस कंडीशन है, सिर्फ 3 जो है वो इंडस्ट्रीज छोड़ी हैं। जब भी छोटे बच्चे आप काम कर रहे हैं आपको दिखे तो जरूर आप NGO को सूचित कीजिए। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर समस्या हो सकता है कि वो भी बच्चे एक सिंडिकेट के थ्रू आए हुए हों और बड़ा टिप हाथ में लग सकती है, तो इसलिए आप जरूर रिपोर्ट कीजिए। देखिए दूसरा 2015 के अंदर में 147 जो माइनर गर्ल्स हैं उनको भी डोमेस्टिक जो स्लेवरी है और जो घर के काम घरेलू काम में धकेल दिया गया, इस काम में धकेल दिया गया। दूसरा देखिए ग्रे एरियाज और दूसरे रीजन कौन कौन से हैं। बचपन बचाओ आंदोलन ने एक रिसर्च करी, उस रिसर्च में यह पा गया कि जितना तो देखिए रिकॉर्ड्स में आते हैं, जितने बच्चे रिकॉर्ड्स में आते हैं गुम हुए बच्चे, उससे ज़्यादा 10 गुने बच्चे ज़्यादा गुम होते हैं और कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट नहीं हो पाती उन गुम हुए बच्चों की। और दूसरा जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है तो सबसे बड़ा जो इसका रीजन बताता है, ये बताता है अदर रीजन्स।
यानी कुछ दूसरे रीजन्स। लेकिन जो ये दूसरे रीजन्स हैं जिसकी बात ही बार बार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करता है, उस दूसरे रीजन्स पर यानी अदर रीजन्स पर अभी तक कुछ खास स्पेशलाइज्ड रिसर्च नहीं हो पाई है। और जो ये दूसरे रीजन्स की प्रॉब्लम है, ये हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, वो डोमेस्टिक स्लेवरी के लिए होती है। और इसलिए इस जो प्रॉब्लम है वो हर एक स्टेट की अलग अलग है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो अब सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, हर साल इसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं और जो ट्रैफिकिंग सिंडिकेट्स हैं वो अभी भी काम करते हैं। आपने देखा होगा, देखिए दिल्ली में भी, दिल्ली जैसे एक जागरूक स्टेट में भी, यहाँ पर भी आपको ट्रैफिकिंग सिग्नल पे आपको मिल जाएगा कि एक बूढ़ी सी लेडी बैठी होगी और वो बच्चों को भेज रही होगी, छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए, और वो बच्चे बैगिंग करके भीख मांग के वो जो पैसे बूढ़ी लेडी को देते हैं। तो इस तरह के सिंडिकेट्स आज भी दिल्ली के अंदर भी मौजूद है, आप बाकी स्टेट तो छोड़ ही दीजिए। और दूसरा देखिए, इसको सोल्यूशन यही है कि वेल कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म इसका निकालना पड़ेगा। जब तक कि स्टेट साथ नहीं आएगा, जब तक कि एनजीओ साथ नहीं आएगा, जब तक कि सिविल सोसाइटी साथ नहीं आएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट साथ नहीं आएगी, तब तक कोऑर्डिनेटेड जब तक ये एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो इस समस्या का निजान नहीं पाया जा सकता। उसके अलावा एक साउंड रिहैबिलिटेशन की भी पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी जब सिंडिकेट्स को पकड़ा जाता है तो बच्चे कई बार उनसे छुटाया जाता है उस सिंडिकेट से, तो कई बार उनके पेरेंट्स को लोकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है या फिर उनके पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। इसीलिए उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। इसी तरह के जो लूप होल्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक हमारा बिल आया था, द ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, जो ये बिल है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन 2016, ये ट्रैफिकिंग से शिकार लोगों के लिए बिल है और ये मेंस के लिए करंट अफेयर में भी था। देखिए, विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें ये बिल पास होना था, लेकिन पूरा का पूरा जो हमारा विंटर सेशन है वो धुल गया डिमोनेटाइजेशन के कारण। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट सेशन में ये बिल पास हो जाएगा। तो बस आज की डिस्कशन में बस इतना ही। क्वेश्चन तो देखिए पहले हुए, क्वेश्चन जो आर्टिकल्स के पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, ताकि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। क्वेश्चन पहले पूछने का फायदा यह हो सकता है कि आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आने वाली डिस्कशन में आपको मिल सकता है। अगर फिर भी आपको यह लगता है कि क्वेश्चन बाद में देने चाहिए तो आप कमेंट के फॉर्म में बता दीजिए, कल से क्वेश्चन दोबारा आपको बाद में मिल जाएंगे। तो सॉरी आज डिस्टर्बेंस के लिए। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।